हेलो एवरीवन। मैं आपकी फ्रेंड आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सेशन 2023 से 27 है और जो भी यू से अपनी यूजी की स्टडी कर रहे हैं। आज जियो ऑनर्स के मेजर 10 आर्थिक भूगोल की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 संसाधन भूगोल। इससे पहले मैंने चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया है एंड जिसने भी नहीं देखा हो वो चैनल पे जा करके देखे ताकि वो उनके लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो। तो चैप्टर 3 में हमें विभिन्न संसाधनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल संसाधन भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और मैं पार्ट वाइज सभी संसाधनों का अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगी ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो और सभी का यानी जितने भी संसाधन है जो कि अलग अलग संसाधन है और सभी का अलग अलग वीडियो में उनका अच्छे से स्टडी या टॉपिक जो भी है वो कवर हो सके। तो इसलिए अलग अलग वीडियो अपलोड होगा। अभी के इस वीडियो में हम सिर्फ जानने वाले हैं संसाधन भूगोल, संसाधन संरक्षण, उसका वर्गीकरण और ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, ताकि आप कोई भी वीडियो पहले देख और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी अपनी स्टडी में हेल्प हो। ओके। तो और और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जो इस वीडियो पे बने हुए हैं पहले से, वो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। उसमें सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिल जाएगी एंड अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए या एनी डाउट आप वहाँ पे मुझे डीएम में पूछ सकते हो। आई कैन ट्राई टू आंसर यू। एंड टेलीग्राम का चैनल जो है आईडी लिंक उसका है चैनल के बायो में टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, वहां से जाए टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। संसाधन भूगोल है ना, रिसोर्सेस ज्योग्राफी। तो संसाधन वर्ड से ही आप समझ रहे होगे कि हमने पढ़ा भी है अपने बोर्ड्स में 10th क्लासेस में, है ना। एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी है हमारा, संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन वे सभी प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग ह्यूमंस करते हैं अपनी नीड्स एसेंशियल को कंप्लीट करने के लिए, है ना, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो भी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। चलिए हम इसमें हम पढ़ते हैं। तो संसाधन भूगोल में सबसे पहला टॉपिक है हमारा संसाधन, संसाधन की संकल्पना, संसाधन का वर्गीकरण और संसाधन संरक्षण के सिद्धांत। तो फर्स्ट है कि संसाधन संसाधन आखिर संसाधन हम पहले जानेंगे तब ना उसकी संकल्पना, वर्गीकरण एंड एवरीथिंग जो भी है वो चीजों को जानेंगे। ठीक है। तो संसाधन संसाधन वे सभी सामग्रियां, ऊर्जा और पर्यावरण के तत्व हैं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। यह एक गतिशील संकल्पना है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिम्बरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, बनते हैं। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को संसाधन का डेफिनेशन बताया था कि संसाधन वे सभी प्रकार की वस्तुएं होंगी जिनका उपयोग हम ह्यूमंस करती है अपनी एसेंशियल जरूरतों, इंपॉर्टेंस नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, पूरी करने के लिए, जिन तत्वों को सभी तरह से, चाहे वो नेचुरल थिंग्स का यूज कर रहे हो हम या एवरीथिंग, जिस जिस किसी का भी अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, जो भी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं, हम पूर्ण कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? संसाधन होगा। अब बोला जा रहा है यह एक गतिशील संकल्पना है। यहाँ पे एक कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जो है जिम्बरमैन के अनुसार, यानी जिम्बरमैन ने संसाधन का डिफिनेशन क्या दिया है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं, है ना। संसाधन होते नहीं, बनते हैं, यानी हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो उनका उपयोग अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए संसाधन बने, लेकिन अगर हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए संसाधन
नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन बनते हैं। अब संसाधनों का वर्गीकरण यानी संसाधनों का वर्गीकरण उसे किस किस में बांटा गया है, किन आधारों में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो देखते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर दो भाग में बांटा गया है, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन क्या होंगे, तो जिनमें जीवन होता है। तो वैसे संसाधन जिनमें जीवन होता है, डेट मीन्स हम कह सकते हैं ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स क्या हुए, जैविक संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य यानी कि मछलियां, है ना, और पशुधन। पशुधन यहाँ पे यानी जीव। मैंने बताया यहाँ पे कि जैविक संसाधन वे सभी जिसमें जीवन होती है, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स, जिसमें जीवन होती है और जिनका हम उपयोग भी करते हैं। ह्यूमंस एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वनस्पति पेड़ पौधे हमें एयर ब्रीथिंग में हेल्प करती है, रेन में हेल्प करती है, पशुएं हमारी अलग अलग कामों में इस्तेमाल होती हैं, प्रयोग करते हैं हम। अजैविक संसाधन, अबायो अबायोटिक या नॉन बायोटिक रिसोर्सेज। तो अजैविक संसाधन कहा जा रहा है कि वे निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स एक तरह से। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कहने का मतलब है यहाँ पे वो नेचुरल होना चाहिए, है ना, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। तो वो जैसे कि चट्टान, खनिज, भूमि, धातु, ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है ना, ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स अजैव संसाधन कहलाएंगे, जो कि निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टान, पत्थर, छोटे कंकड़, बड़े बड़े रॉक्स, खनिज, विभिन्न तरह के मिनरल्स जिनका उपयोग हम करते हैं अलग अलग चीजों को बनाने में, मेटल्स के थिंग्स बनाने में। भूमि यानी कि धरती, धरती का उपयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। विभिन्न क्या, जितने भी हम कार्य करते हैं वो भूमि में ही करते हैं, अजैव संसाधन। तो वो हमारे लिए संसाधन। भूमि, हम सड़क निर्माण करते हैं, घर निर्माण करते हैं, खेती करते हैं, अपनी जितनी भी दैनिक दिनचर्या होती है ना, वो भूमि में करते हैं। धातु, अलग अलग धातु का इस्तेमाल हम करते हैं। तो अजैव संसाधन जो कि निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ओके, अब अगला है समाप्यता के आधार पर हमारे संसाधन। समाप्यता के आधार पर भी हमारे दो संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन यानी अक्षयशील, और अनवीकरणीय योग्य यानी कि क्षयशील संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन कैसे होते हैं, तो नवीकरण संसाधन यानी वे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल। नवीकरणीय संसाधन यहाँ पे सिंपल से समझने का मतलब है नवीकरणीय यानी जिसे हम नया बना सकते हैं दोबारा से, है ना। यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा हम उसे नवीकृत यानी पुनः उत्पन्न यानी पुनः उसे मतलब दोबारा उसे हम बना सकते हैं, दोबारा निर्माण कर सकते हैं। तो वही क्या होगा, नवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, सूरज की लाइट से ऊर्जा की उत्पत्ति करना, पवन ऊर्जा, पवन की रफ्तार से ऊर्जा उत्पन्न करना, जल जो कि ये सब कभी खत्म नहीं होने वाले, हम उसको दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन यानी वैसे संसाधन जिनका हम प्रयोग करते हैं एंड प्रयोग के बाद हम उसको वापस, है ना, रीजनरेट या उसे उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन जस्ट उसके ऑपोजिट होता है, यानी जिसका अगर हम एक बार उपयोग करते हैं तो दोबारा उसको बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, या उसका निर्माण बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल क्या नहीं ही हो सकता है ना। तो यहाँ पे अनवीकरणीय नवीकरण के जस्ट ऑपोजिट होता है। कहा जा रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे देखते हैं, हम जानते हैं। जिनका विकास लंबा भूवैज्ञानिक समय लेता है और एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। मैंने जैसे अभी बताया कि अनवीकरणीय संसाधन में एक बार अगर हम उपयोग करते हैं तो उसका निर्माण या उसको दोबारा उत्पन्न करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस संसाधन को बनने में ही करोड़ों लाखों वर्ष लग जाते, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं।
बहुत लंबा समय लगता है लंबा समय लेता है वो दोबारा मतलब बनने में। तो इसीलिए अगर एक बार हम उसका उपयोग करते हैं तो उसको दोबारा पाने के लिए हमें करोड़ों सालों तक वेट करना पड़ेगा। यानी हम उसे रीजनरेट नहीं कर सकते, वो दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते एक बार उपयोग करने के बाद। तो वैसे संसाधनों को हम अनवीकरण संसाधन कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल है जैसे कि कोयला। कोयला आप लोगों ने देखा होगा, एक बार जलाते हैं और वो राख में परिवर्तित हो जाती है, मतलब उसे वो दोबारा कोयला में नहीं बन सकता। पेट्रोलियम, एक बार हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं वो हवा के साथ में बह जाती है, मिल जाती है, यानी एयर पॉल्यूशन धुएं के रूप में, है ना, प्राकृतिक गैस। तो इसका उपयोग अगर एक बार हम करते हैं तो उन्हें दोबारा उत्पन्न करना मुश्किल। तो ये अनविकरणीय संसाधन है। तो समाप्यता के आधार पर दो संसाधन हुए, नवीकरण और अनवीकरण। अब नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पर चार संसाधन होते हैं। कितने संसाधन होते हैं? चार संसाधन होते हैं। एक व्यक्तिगत होता है, दूसरा सामुदायिक होता है, तीसरा राष्ट्रीय, चौथा अंतरराष्ट्रीय होता है। तो हम पहले जानते हैं व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे। तो व्यक्तिगत संसाधन कहा जा रहा है कि जिन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे कि भूखंड, घर या खेत। बोला जा रहा है वैसे संसाधन जिस संसाधन पे किसी एक पर्सन का निजी अधिकार होता है ना, यानी हम कह सकते हैं निजी, दैट मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे हम कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होता है उस व्यक्ति के लिए कैसा संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कोई भूमि, भूखंड यानी कोई जमीन का हिस्सा, घर, खेत, है ना। ये तो घर खेत तो किसी का एक निजी ही होता है ना, घर सभी सभी का अपना अपना होता है, एक घर सबका नहीं होता है, बल्कि सभी का अलग अलग अपना अपना प्राइवेट होम होता है, प्राइवेट बारी होती है, खेत होता है। तो सामुदायिक संसाधन, सॉरी सॉरी, व्यक्तिगत संसाधन यानी कि जिस वैसे संसाधन जिसपे किसी व्यक्ति का पर्सनल अधिकार हो, है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उनका, वैसे संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। और उसका उपयोग केवल वह अकेला पर्सन यानी और निजी जिसका होगा वही पर्सन कर सकता है, अदर विल नहीं कर सकते इस्तेमाल। ठीक है। अब अगला आते हैं हम, दूसरा है हमारा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक, इसमें वर्ड से ही पता चल रहा है सामुदायिक, दैट मीन्स जो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे कहा जा रहा है जो पूरे समुदाय के उपयोग के लिए होते हैं, जैसे कि सार्वजनिक पार्क, चारागाह या शमशान भूमि। सामुदायिक, तो वैसे संसाधन जिसको समुदाय के सभी लोग उपयोग कर सकते हैं, है ना। उसपे पर्सनल किसी का अधिकार नहीं होता, वो किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता, बल्कि वो सभी पब्लिक, एक तरह से कह सकते हैं पब्लिक के लिए ही होता है। सामुदायिक जो उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि सार्वजनिक पार्क, है ना, पब्लिक पार्क, चारागाह, शमशान भूमि। तो सामुदायिक भूगोल जिसमें समुदाय के सभी लोग उपयोग कर सकते हैं संसाधनों का, सार्वजनिक पार्क, चारागाह, शमशान भूमि एंड अदर जो अदर भी होते हैं। अब है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कैसे संसाधन होंगे? तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उपलब्ध सभी संसाधन और महासागरीय क्षेत्र, जैसे कि वन, रेल मार्ग, खनिज। तो बोला जा रहा है राष्ट्रीय संसाधन यानी किसी देश की सीमा के अंदर, मतलब कोई देश है जिसके देश का जितना भी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर, सीमा के भीतर जितना भी उपलब्ध संसाधन है उस बाउंड्री के अंदर, यानी उस देश के बाउंड्री के अंदर जितने भी संसाधन है, वे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। जिसमें कहा जा रहा है वन, रेल मार्ग, खनिज, ये सब कैसे संसाधन हो जाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन, अगर उस देश के सीमा के भीतर में ये चीजें उपलब्ध है, ये चीज पाई जा रही है तो। अब अगला है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन कैसे संसाधन होंगे? तो ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन कह रहा है कि तट रेखा से 200 समुद्री मील के दूरी से
परे खुले महासागरीय संसाधन जिन पर किसी एक देश का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी देश की बाउंड्री से मान लो समुद्र 200 समुद्र मील दूर के बाद, है ना, दूरी से परे यानी दूर के बाद जो खुला महासागर होगा उसमें जो संसाधन होंगे, महासागरीय संसाधन होंगे, जिन पर एक देश का अधिकार नहीं होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय, कहने का मतलब है अलग अलग देशों का जो होगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उनका नियंत्रण होगा उस संसाधन पे, तो वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी समझ में आया, जिसमें किसी एक देश का नहीं बल्कि विभिन्न देशों का अधिकार होता है, वैसे संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब अगला है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर भी हमारे 4 संसाधन हो जाते हैं। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और आरक्षित संसाधन। तो सभी को एक एक करके हम जानते हैं आखिर ये क्या कह रहा है, ठीक है ना, सभी संसाधनों के बारे में। तो विकास के स्तर के आधार पर पहला है संभावित संसाधन। पहला कौन सा संसाधन है? संभावित संसाधन कह रहा है जो किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उपयोग नहीं किया गया है, जैसे कि भारत के राजस्थान गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। बोला जा रहा है कि किसी क्षेत्र में संसाधन मौजूद तो है लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन संभावित, मैंने कहने का मतलब है कि संभावना है कि आने वाले समय में हम उसका उपयोग करेंगे, संभावना है। तो वैसे संसाधनों को संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि हमारे भारत में राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा ऐसे संसाधन है जिन जो मौजूद तो है लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन फ्यूचर उनका प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, उनको संसाधन में परिवर्तित किया जाएगा। तो वैसे संसाधन संभावित संसाधन होंगे। अब अगला है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन कैसे संसाधन होंगे? तो कहा जा रहा है जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा निर्धारित है। तो विकसित संसाधन कहने का मतलब कि बोला जा रहा है जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, मतलब उसको पूरा खोजा जा चुका है, उसको पता किया जा चुका है, और बोला जा रहा है उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा, मतलब उसका उपयोग कैसे करना है, कितना करना है, उसकी मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है कि वो संसाधन कितना है, मतलब वो संसाधन पूरी तरीके से ज्ञात हो चुका है, उसका प्रयोग, उसका क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीजों के बारे में पता चल चुका है। तो वैसे संसाधन को विकसित संसाधन कहेंगे, वैसे संसाधन को विकसित संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट है भंडार। भंडार में क्या है? भंडार भंडार में कह रहा है कि पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है लेकिन उचित प्रौद्योगिकी के अभाव में भंडारित है। मतलब ऐसे संसाधन जो कि मानव का उपयोग के लिए तो है, मतलब उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, लेकिन उचित प्रौद्योगिकी मतलब अभी तक टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं है वैसे संसाधनों के लिए, तो उन संसाधनों को अभी भंडारित करके रखा गया है। जब तकनीक का आ जाएगा तो उसका उपयोग करना चालू कर दिया जाएगा, तो वैसे संसाधन को भंडार कहेंगे या भंडार किया गया है। अगला है आरक्षित संसाधन। आरक्षित संसाधन कह रहा है कि यह भंडार का ही हिस्सा है जिसे उपलब्ध तकनीक द्वारा आसानी से भविष्य की जरूरतों के लिए बचाया जा रहा है। ये भंडार का ही एक हिस्सा है जिसमें कहा जा रहा है कि उपलब्ध तकनीक द्वारा, मतलब जो भी संसाधन है उसे फ्यूचर के लिए या फ्यूचर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसमें बचाया जा रहा है, मतलब उसे आरक्षित करके उन संसाधनों को रखा जा रहा है, तो वो हो जाएगा आरक्षित संसाधन। अब हमारा अगला टॉपिक है संसाधन में संसाधन संरक्षण, यानी संसाधनों का संरक्षण, रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधन संरक्षण कह रहा है संसाधन संरक्षण का अर्थ
प्राकृतिक संसाधनों का सावधानीपूर्वक नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग करना है ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और भावी पीढ़ियों के लिए इनका उपलब्धता बनी रहे। मतलब जो हमारा संसाधन है उनका सावधानीपूर्वक उपयोग करना है, विवेकपूर्ण उपयोग करना है, ताकि वे फ्यूचर में भी वो संसाधन क्या हो बने रहे और ज्यादा से ज्यादा उन संसाधनों का नुकसान ना हो। तो इसीलिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक है, जरूरी है, ताकि संसाधन खत्म ना हो और फ्यूचर के लिए वह संसाधन रहे, ताकि हमारी नेक्स्ट पीढ़ियां जो होंगी उन संसाधनों का अच्छे से यानी हमारे हमने जैसे उपयोग किया वे भी उपयोग कर सके। क्योंकि हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे भी संसाधन है जो कि एक बार उपयोग करने के बाद वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि अभी हमने पिछले में भी पढ़ा था, अनवीकरणीय संसाधन भी जस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं संसाधन संरक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन, है ना, रिसोर्स कंजर्वेशन। पहला सिद्धांत है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कह रहा है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना ताकि वर्तमान की आवश्यकता पूरी हो और भविष्य की पीढ़ियों को अनदेखा ना हो, है ना। सतत पोषणीय विकास में क्या कहा जा रहा है कि जितने भी संसाधन है पर्यावरण में उसे बिना नुकसान पहुंचाए अच्छे से इस्तेमाल करना, यानी अभी आज वर्तमान समय में इस्तेमाल करना और भविष्य की पीढ़ियों का सोच करके भी यानी ऐसे उपयोग करना कि वो संसाधन फ्यूचर तक रहे, है ना, भविष्य में आने वाले समय में वो संसाधन बना रहे, तो उन्हें अनदेखा ना करा जाए और वर्तमान में उन संसाधनों का अच्छे से उपयोग करा जाए, वही है सतत पोषणीय विकास। अब अगला है कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें, रिड्यूस, रियूज एंड रिसाइकल। इसमें कह रहा है कि संसाधनों की बर्बादी को रोकना, बेकार सामग्रियों का दोबारा उपयोग करना, जैसे कि कागज, प्लास्टिक और कचरे को नए उत्पादों में बदलना। तो यहाँ पे इस सिद्धांत के कहने का मतलब है कि जितने भी संसाधन उनका बर्बादी नहीं करना है, उसे नुकसान होने से बचाना है। बर्बादी नहीं करने का अर्थ है कि संसाधन का उतना ही उपयोग करा जाए जितना हमें आवश्यकता है, आवश्यकताओं से अधिक उपयोग ना करें, यानी ज्यादा से ज्यादा कम उपयोग करें, उसे हम बचाने का सोचें, कम में ही उपयोग करना सीखें और बेकार सामग्रियों का दोबारा उपयोग करें। और कोई सामग्री ऐसी है जो कि बेकार हो चुकी है, उसे कैसे दोबारा इस्तेमाल करा जा सके वे सोचे और उसका हम दोबारा उपयोग करें, जैसे कि कागज या प्लास्टिक। फिर कह रहा है कि कचरे को नए उत्पादों में बदलना, और कुछ चीजें जो होती है जिसे हम नई चीजों में बदल सकते हैं, तो उन चीजों को नई चीज में बदलना और उसका पुनः उपयोग करना। तो ये एक हुआ कम करने और पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। अब अब है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाना। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाना मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जाओं को अपनाना, जिसमें कहा जा रहा है जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम जैसे सीमित संसाधनों के बजाय सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय विकल्पों का अधिक उपयोग करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग कम करें या ना करें, क्योंकि इनका क्या है, भंडार हमारा सीमित है, तो इनका अगर हम ज्यादा उपयोग करते तो वो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो उनके जगह पे, है ना, यानी कोयला पेट्रोलियम से जो सीमित संसाधन है उनके बजाय यानी उनके स्थान पर सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करा जाए। क्यों? क्योंकि ये नवीकरणीय विकल्प के अधिक उपयोग है है ना, इसलिए तो इनका उपयोग करना चाहिए। अब अगला है हमारा संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन यानी रिसोर्स प्लानिंग। तो संसाधन नियोजन में क्या कह रहा है कि देश भर में संसाधनों की पहचान, उनकी उपलब्धता का आकलन और उचित तकनीक के माध्यम से एक संतुलित विकास नीति अपनाना। यहाँ पे संसाधन नियोजन में इसका कहने का मतलब है कि देश भर में जितने भी संसाधन है उपलब्ध है उनका आकलन करा जाए, उचित तकनीक के माध्यम से एक संतुलित विकास नीति, तो उनका आकलन करा जाए, उन्हें जाना जाए, समझा जाए उन संसाधनों को, और उनका तकनीक मतलब अच्छे से उनका उपयोग कैसा करा जाए, उनका या निर्माण कैसा करा जाए। ठीक है,
तो उनका तकनीकों माध्यम से उनका पूरी तरीके से अच्छे से जान करके उनका सही तरीके से विकास करने का जो पॉलिसी होता है या पॉलिसी अपनाना चाहिए, नीति अपनाना चाहिए, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि संसाधन नियोजन यानी संसाधन प्रयोग करने से पहले भी एक हमें प्लानिंग करना चाहिए ताकि उनका संसाधनों का क्या हो सही तरीके से उपयोग हो और वो बना भी रहे, संसाधन संरक्षित भी हो जाए। तो यहाँ पे ये है इसका। आगे आप देख रहे हो कि एक पॉइंट है विश्व के मृदा संसाधन एवं उसका वितरण। ये टॉपिक हम करने वाले हैं नेक्स्ट, इसका जो पार्ट होगा पार्ट 2 में मृदा संसाधन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया हो, आपने पढ़ा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, वीडियो पसंद भी आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी नेक्स्ट पार्ट्स जो होगी, पार्ट्स वाले जो वीडियोस होंगे आपको सबसे पहले मिलेंगी। और अगर टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है आपने, सॉरी एल होगा यहाँ पे, टेलीग्राम को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो चैनल के बायो में जाए, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करें। एंड एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, ओके। मैं उन चीज़ों को सॉल्व करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपको जितना भी तरह का डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड लक फॉर योर स्टडी। हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट लेकर के, मृदा संसाधन, जिसमें हम मृदा के बारे में पढ़ने वाले हैं, मृदा का वितरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मृदा के प्रकार भी पढ़ने वाले। तो बाय बाय एंड टेक केयर।